इंडिया में डेमोक्रेसी का सिस्टम एस्टैब्लिश्ड है। डेमोक्रेसी मीन्स रूल ऑफ पीपल। पावर लोगों के पास होती है और इसी पावर का यूज करके लोग लॉज बनाते हैं और उन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं। अब डिपेंडिंग ऑन कि ये लॉ मेकिंग फंक्शन और एडमिनिस्ट्रेशन का फंक्शन कैसे कंडक्ट होता है, इसके बेसिस पर डेमोक्रेसी को हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जहां पर स्टेट को चलाने के लिए लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा डेमोक्रेसी का दूसरा टाइप है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इस इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं और ये रिप्रेजेंटेटिव्स आगे जाके लॉज बनाते हैं और इन लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं। ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का सिस्टम ज़्यादातर डेमोक्रेसीज में हमें देखने को मिलता है, इंक्लूडिंग इंडिया, रशिया, यूएसए एंड यूके। इस इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में जहां लोग रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं, ये चुने जाते हैं बाय द मेथड ऑफ इलेक्शंस। कुछ लोग इन इलेक्शंस में एज कैंडिडेट्स खड़े होते हैं और वोटर्स अपनी मर्जी के कैंडिडेट्स को वोट्स देते हैं और इन वोट्स के बेसिस पर रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट होते हैं। कुछ इस तरह से इनडायरेक्ट डेमोक्रेसीज में इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करने के लिए। और इन इलेक्शंस को कंडक्ट करने के लिए प्रॉपर सिस्टम्स, इंस्टीट्यूशंस और प्रोसेसेस बनाए जाते हैं। इस वीडियो में हम इंडिया का जो इलेक्शन सिस्टम है और इससे रिलेटेड जो इंस्टीट्यूशंस और प्रोसेसेस हैं वो देखेंगे। जो इंडिया का इलेक्टोरल सिस्टम है वो मेंशन्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 329 तक, और ये आर्टिकल्स आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 15 में। आर्टिकल 324 के अकॉर्डिंग एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन होगा जिसका काम होगा इंडिया में इलेक्शंस करवाना और ये इंश्योर करना कि ये इलेक्शंस फ्री एंड फेयर मैनर में कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। ये जो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो आर्टिकल 324 के अंडर फॉर्म हुई है, इसका नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और ये बॉडी हमारे देश में 4 तरह के इलेक्शंस कंडक्ट करवाती है, जिनमें आते हैं पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के इलेक्शंस, यानी कि लोकसभा के इलेक्शंस जिन्हें जनरल इलेक्शंस भी बोला जाता है, और राज्यसभा के इलेक्शंस। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस, जिनमें आते हैं स्टेट असेंबली के इलेक्शंस और लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शंस। अपार्ट फ्रॉम इट, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डायरेक्ट, सुपरवाइज और कंडक्ट करवाता है। इस इंडिपेंडेंट इलेक्शन बॉडी के अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इन आर्टिकल्स में इलेक्टोरल रोल से रिलेटेड प्रोविजंस भी मेंशन्ड है। इलेक्टोरल रोल का मतलब होता है लिस्ट ऑफ वोटर्स जो कि एलिजिबल हैं किसी इलेक्शन में वोट करने के लिए। जहां तक लोकसभा और स्टेट असेंबली इलेक्शंस की बात है, तो इन इलेक्शंस में लोग डायरेक्टली वोट कर सकते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनने के लिए। और जहां तक लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, राज्यसभा, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट्स के इलेक्शंस की बात है, तो इनमें जनरल पब्लिक डायरेक्टली वोट नहीं करती। इंस्टेड जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो इन इलेक्शंस में वोट करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ जनरल पब्लिक। ऐसे इलेक्शंस जिनमें लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, ये इलेक्शंस हमें लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में देखने को मिलते हैं। अब इन इलेक्शंस में जिस एरिया या रीजन में इलेक्शंस हो रहे हैं उसको छोटे छोटे ज्योग्राफिकल एरियाज में डिवाइड किया जाता है, और ये जो छोटे छोटे ज्योग्राफिकल एरियाज हैं इन्हें बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज। जैसे कि सपोज हरियाणा की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए इलेक्शंस हो रहे हैं, तो फिर जो हरियाणा स्टेट है इसे कई सारे एरियाज या फिर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाएगा, और इन हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से कुछ कैंडिडेट्स खड़े होंगे इलेक्शंस के लिए, और इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में रहने वाले वोटर्स अपनी पसंद के कैंडिडेट्स को वोट करेंगे। और कुछ इस तरह से इलेक्शंस के प्रोसेसेस के थ्रू रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट होंगे जो कि इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को हरियाणा की लेजिस्लेटिव असेंबली में रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये जो सभी वोटर्स हैं एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के, इन सब वोटर्स का नाम मेंशन्ड होगा उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की वोटर लिस्ट में। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इस वोटर लिस्ट को इलेक्टोरल रोल कहते हैं। अब यहाँ एक बात नोटिस करने वाली ये है कि ये जो इलेक्टोरल रोल होता है ये हर इलेक्शन के लिए अलग बनता है, यानी कि हर इलेक्शन का अपना एक खुद का इलेक्टोरल रोल होता है। जैसे कि लोकसभा का जो इलेक्शन होगा उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी उनका अपना इलेक्टोरल रोल होगा, और वहीं लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस होंगे उनके लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनेगी उनका अपना एक इलेक्टोरल रोल होगा। और इसका रीजन ये है कि इन दोनों लोकसभा इलेक्शंस और स्टेट असेंबली इलेक्शंस की अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं। यानी कि हरियाणा में जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर्म होंगी फॉर स्टेट असेंबली इलेक्शंस, ऐसा जरूरी नहीं है कि यही एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनेगी फॉर लोकसभा इलेक्शंस इन हरियाणा। लोकसभा इलेक्शंस के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर्म होंगी इनका एक्सटेंट और इनका नंबर डिफर करेगा, और क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिफरेंट हैं इसलिए इलेक्टोरल रोल भी डिफरेंट होंगे फॉर स्टेट असेंबली इलेक्शंस एंड लोकसभा इलेक्शंस। अपार्ट फ्रॉम इट, यहाँ एक और बात हाईलाइट करने वाली ये है कि हमारे देश में इंडिपेंडेंस से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लेजिस्लेचर में कम्युनल रिप्रेजेंटेशन और सेपरेट इलेक्टोरेट्स का सिस्टम एस्टैब्लिश किया हुआ था टू प्रमोट डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन और सेपरेट इलेक्टोरेट्स की वजह से जो वोटर्स होते थे किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में
ये डिवाइड किए जाते थे ऑन बेसिस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन, और इसलिए एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिफरेंट इलेक्टोरल रोल्स देखने को मिलते थे, जैसे कि मुस्लिम्स का अलग इलेक्टोरल रोल और हिंदूज का अलग। अब ये जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन और सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम था, इसे इंडिपेंडेंस के बाद एबॉलिश कर दिया गया था, और इसलिए किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमें रिलीजन या कास्ट या फिर किसी और बेसिस पर वोटर्स का डिवीजन नहीं दिखता, एंड देयरफॉर देयर इज वन इलेक्टोरल रोल फॉर अ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर अ पर्टिकुलर इलेक्शन। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारे देश में कोई पर्सन वोट दे सकता है या नहीं, क्या इसका कोई क्राइटेरिया है या फिर नहीं? इसका आंसर है येस, देयर इज अ क्राइटेरिया विच इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग एवरी पर्सन हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड हु इज 18 years of age or more is eligible to give vote in state assembly elections as well as लोक सभा elections. So, यहाँ दो कंडीशंस हैं वोट देने के लिए। एक तो आपको इंडियन सिटीजन होना पड़ेगा, और दूसरी ये है कि आपकी एज 18 या 18 से ज़्यादा होनी चाहिए। देयरफॉर हमारी डेमोक्रेसी में वोट देने के मामले में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर एक्सेट्रा। सो देयर इज इक्वालिटी फॉर एवरी सिटीजन इन द मैटर ऑफ इलेक्टोरल फ्रेंचाइज इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, और इसको हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज भी बोलते हैं। सो इंडियन इलेक्शंस में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है, और इससे पॉलिटिकल इक्वालिटी की वैल्यू को प्रमोट किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी पर्सन को इंडिया के इलेक्शंस में वोट देने के लिए सिर्फ दो कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ता है, इंडियन सिटीजन होना और साथ में एटलीस्ट 18 ईयर्स का होना, एंड देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी अदर बेसिस। लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन है। नाउ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर किसी पर्टिकुलर पर्सन को कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन के अंडर या फिर किसी लॉ के अंडर वोट देने से डिस्क्वालीफाई कर सकती है, और ये जो पॉसिबल डिस्क्वालिफिकेशन है ये कुछ ग्राउंड्स पर करी जा सकती है, जैसे कि नॉन रेजिडेंस, यानी कि अगर हरियाणा में स्टेट असेंबली इलेक्शंस हो रहे हैं तो फिर यूपी का वोटर इन इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, इवन इफ ये पर्सन इंडियन सिटीजन है और 18 ईयर्स से ज़्यादा का है। इन इलेक्शंस में सिर्फ हरियाणा के वोटर्स ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो एक क्राइटेरिया हुआ नॉन रेजिडेंस का, दूसरा क्राइटेरिया है अनसाउंड माइंड का, तीसरा क्राइटेरिया है किसी क्राइम में इन्वॉल्वमेंट का, फोर्थ इज करप्शन में इन्वॉल्वमेंट का, एंड फिफ्थ क्राइटेरिया इज कोई इलीगल प्रैक्टिस में इन्वॉल्वमेंट का। ये कुछ क्राइटेरियाज हैं जिनके बेसिस पर एक वोटर को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है इलेक्शन में वोट देने से। अपार्ट फ्रॉम इट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन्ड है कि पार्लियामेंट लॉज बना सकती है विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शंस फॉर पार्लियामेंट और फॉर स्टेट लेजिस्लेचर एज वेल। इनमें इलेक्टोरल रूल से रिलेटेड या फिर कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिलेटेड या फिर इलेक्शन के किसी और मैटर से रिलेटेड प्रोविजंस पर पार्लियामेंट लॉज बना सकती है। और जहां तक स्टेट लेजिस्लेचर की बात है, तो स्टेट लेजिस्लेचर्स भी अपने लेजिस्लेचर के इलेक्शन से रिलेटेड मैटर्स पर लॉज बना सकती है, लेकिन सिर्फ उन्हीं मैटर्स पर जिन पर पार्लियामेंट ने लॉज नहीं बनाए हैं। सो जो स्टेट लेजिस्लेचर के प्रोविजंस या लॉज है रिगार्डिंग स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शंस, ये पार्लियामेंट के प्रोविजंस या लॉज को सप्लीमेंट करते हैं और ओवरलैप नहीं करते। अब जहां तक कॉन्स्टिट्यूएंसीज की डीलिमिटेशन या फिर एक्सटेंट की बात है, तो ये भी लॉज या प्रोविजंस के थ्रू ही सेट करी जाती है, लेकिन डीलिमिटेशन से रिलेटेड सभी रिसर्च और डिसीजंस एक बॉडी लेती है जिसका नाम है डीलिमिटेशन कमीशन। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन है जिसके अकॉर्डिंग कोई भी लॉ जो डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी से डील करता है, इसकी वैलिडिटी या कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को किसी भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है, यानी कि जो भी ऑर्डर डीलिमिटेशन कमीशन के द्वारा इशू किया जाएगा ये फाइनल होगा और इसे किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट प्रोविजन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, ये डील करता है इलेक्शन के टाइम हो रही माल प्रैक्टिसेस से। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो भी इलेक्टर यानी कि वोटर या फिर कोई भी कैंडिडेट जो कि इलेक्शन में लड़ रहा है, ये इलेक्शन पिटिशन फाइल कर सकता है अगर उसे लगता है कि इलेक्शन में किसी भी तरह की माल प्रैक्टिस हुई है। माल प्रैक्टिस मीन्स करप्शन या फिर कोई और अनफेयर या इलीगल प्रैक्टिस जो कि इलेक्शन के कंडक्ट या फिर रिजल्ट पर इम्पैक्ट डाल सकती है। ये जो इलेक्शन पिटिशंस हैं ये फाइल करी जा सकती हैं हाई कोर्ट्स में, और अगर हाई कोर्ट्स किसी इलेक्शन पिटिशन को अपहोल्ड करता है तो फिर जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिलेटेड ये पिटिशंस है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शंस कैंसिल हो जाते हैं और दोबारा इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं दिया गया है कि इलेक्शन पिटिशन हाई कोर्ट्स हैंडल करेंगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन है कि इन इलेक्शन पिटिशंस को एक एप्रोप्रिएट अथॉरिटी हैंडल करेगी और ये एप्रोप्रिएट अथॉरिटी लेजिस्लेचर के थ्रू अपॉइंट करी जाएगी। हाई कोर्ट्स इलेक्शन से रिलेटेड पिटिशंस को हैंडल कर रहे हैं सिंस 1966। इलेक्शन पिटिशंस जो कि डील करती हैं इलेक्शंस में हो रही माल प्रैक्टिसेस से, इनके अलावा कोई और इलेक्शन से रिलेटेड डिस्प्यूट्स होता है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर्स एक ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश कर सकते हैं टू डील विद सच डिस्प्यूट्स, लेकिन अब तक ऐसा कोई ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश नहीं किया गया है। सो ये इलेक्शन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स थे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है।
अब देखते हैं हमारे इस इलेक्शन सिस्टम को चलाने वाली मशीनरी को, यानी कि वो इंस्टीट्यूशंस को जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं इलेक्शंस कंडक्ट करवाने में। हमारी इलेक्शन मशीनरी में टोटल 7 चीज़ें हैं, जिनमें से पहला है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश किया गया था आर्टिकल 324 के अंडर। कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पावर दी गई है 4 तरह के इलेक्शंस को डायरेक्ट, सुपरवाइज और कंडक्ट करने की। ये 4 हैं पार्लियामेंट के इलेक्शंस, स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस। ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये 3 मेंबर बॉडी है, जिसमें आता है एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि इस बॉडी का हेड होता है, और 2 और इलेक्शन कमिश्नर्स। ये जो तीनों मेंबर्स हैं ये अपॉइंट किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। ये चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर किसी पर्टिकुलर स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी का होता है और इसे नॉमिनेट किया जाता है बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का काम होता है अपने स्टेट में जो भी इलेक्शन से रिलेटेड वर्क है इसे सुपरवाइज करना। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओवरऑल सुपरविजन के अंडर काम करता है। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक अलग डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर डेजिग्नेट किया जाता है और इसका काम होता है अपने डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन वर्क को सुपरवाइज करना। नेक्स्ट है रिटर्निंग ऑफिसर। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए एक रिटर्निंग ऑफिसर नॉमिनेट किया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, और इस रिटर्निंग ऑफिसर का काम होता है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में चल रहे इलेक्शन वर्क को सुपरवाइज करना। नेक्स्ट है इलेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। इलेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का अपना एक अलग इलेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होता है और इसका काम होता है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्टोरल रोल्स यानी कि वोटर लिस्ट को प्रिपेयर करना। नेक्स्ट है प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर का काम होता है पोलिंग स्टेशंस पर पोलिंग कंडक्ट करवाना। पोलिंग स्टेशन मीन्स वो जगह जहां पर पोलिंग होती है या फिर वोट्स दिए जाते हैं। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत सारे पोलिंग स्टेशंस होते हैं। ये जो पोलिंग ऑफिसर होता है इसे अपॉइंट किया जाता है बाय डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और ये पोलिंग कंडक्ट करवाता है विथ हेल्प ऑफ अ टीम ऑफ पोलिंग ऑफिसर्स। इसके बाद आता है ऑब्जर्वर्स। हमारे इलेक्शन सिस्टम में टोटल 4 तरह के ऑब्जर्वर्स होते हैं जिनका काम होता है ये इंश्योर करना कि इलेक्शन स्मूथली और फ्री एंड फेयर मैनर में कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, इन टोटल 4 तरह के ऑब्जर्वर्स होते हैं जिनमें आते हैं जनरल ऑब्जर्वर्स, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स, पुलिस ऑब्जर्वर्स और माइक्रो ऑब्जर्वर्स। ये सब ऑब्जर्वर्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं और ये सभी इलेक्शंस के किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट को मॉनिटर करते हैं। नेक्स्ट है इलेक्शन प्रोसेस। जो लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हैं जिनमें इंडियन पब्लिक डायरेक्टली वोट देकर पार्टिसिपेट करती है, ये इलेक्शंस हर 5 साल में कंडक्ट किए जाते हैं, लेकिन इनको 5 साल से पहले भी कंडक्ट करवाया जा सकता है अगर गवर्नमेंट रिजॉल्व होती है या फिर गवर्नमेंट लेजिस्लेचर में मेजॉरिटी सपोर्ट लूज करती है। ये जो इलेक्शंस होते हैं इनका एक स्केड्यूल होता है कि किसी डेट पर कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पोलिंग होगी। इलेक्शंस का ये स्केड्यूल डिसाइड किया जाता है बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये इलेक्शन का स्केड्यूल इलेक्शन कंडक्ट होने से कुछ वीक्स पहले अनाउंस किया जाता है और इस इलेक्शन स्केड्यूल के अनाउंस होते ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट हो जाता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक सेट ऑफ गाइडलाइंस होती हैं कैंडिडेट्स और पॉलिटिकल पार्टीज के लिए टू एंश्योर फ्री एंड फेयर एंड पीसफुल इलेक्शंस। जो फॉर्मल प्रोसेस है इलेक्शंस का, ये स्टार्ट होता है जब एक नोटिफिकेशन पब्लिश किया जाता है बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इस नोटिफिकेशन में इलेक्टोरेट या फिर वोटर्स को रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करने के लिए कहा जाता है। इस नोटिफिकेशन के पब्लिश होने के बाद जो भी कैंडिडेट्स इलेक्शन में फाइट करना चाहते हैं ये अपने नॉमिनेशंस फाइल करते हैं। ये नॉमिनेशंस फाइल करने के लिए अराउंड 1 वीक का टाइम दिया जाता है। जब कैंडिडेट्स अपना नॉमिनेशन पेपर्स प्रेजेंट करते हैं, इसके साथ ही कैंडिडेट्स को एक ओथ लेनी पड़ती है बिफोर एन ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जब ये नॉमिनेशंस फाइल हो जाते हैं, इसके बाद इन नॉमिनेशंस को स्क्रूटनाइज किया जाता है बाय रिटर्निंग ऑफिसर्स। जब रिटर्निंग ऑफिसर्स नॉमिनेशंस को एक्सेप्ट करते हैं तो उसके बाद हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के कैंडिडेट्स की एक लिस्ट बनती है और ये लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स अलॉन्ग विद देयर रिस्पेक्टिव सिंबल्स जो कि हर एक कैंडिडेट को अलॉट किए गए हैं, ये प्रिंट किए जाते हैं बैलेट पेपर्स पर, या फिर इन केस अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का यूज किया जा रहा है तो फिर इन मशीन्स पर। बाय द वे, इंडिया के केस में 1998 से ईवीएम्स के यूज का राइज देखा जा रहा है। इससे पहले बैलेट पेपर्स के मीडियम से ही वोटिंग कंडक्ट करी जाती थी। 2003 में सभी स्टेट इलेक्शंस ईवीएम्स के थ्रू कंडक्ट किए गए हैं और 2004 के लोकसभा इलेक्शंस में भी ईवीएम्स का यूज ही किया गया था। ईवीएम्स ने इंडिया में बैलेट पेपर सिस्टम को रिप्लेस किया बिकॉज ईवीएम्स के कुछ एडवांटेजेस हैं ओवर बैलेट पेपर्स। पहला तो ये कि ईवीएम्स एलिमिनेट करते हैं इनवैलिड और डाउटफुल वोटर्स की पॉसिबिलिटी को। सेकंड इज कि ईवीएम्स के थ्रू काउंटिंग का प्रोसेस कई ज्यादा फास्ट हो जाता है। थर्ड इज कि ईवीएम्स के साथ पेपर्स का यूसेज कम हुआ है। एंड फोर्थली, क्योंकि पेपर्स का यूज नहीं है इसलिए प्रिंटिंग की कॉस्ट भी कम हुई है।
अब ये जो पोलिंग या वोटिंग होती है ये एक ही दिन में नहीं होती बल्कि मल्टीपल डेज पर कंडक्ट करी जाती है, और ऐसा इसलिए होता है ताकि सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर को एक बेहतर तरीके से एडमिनिस्टर और मॉनिटर किया जा सके। नाउ ये जो वोटिंग होती है इसके लिए पोलिंग स्टेशंस बनाए जाते हैं। ये पोलिंग स्टेशंस यूजुअली पब्लिक इंस्टीट्यूशंस जैसे कि स्कूल्स या फिर कॉलेजेस में बनाए जाते हैं। नाउ पोलिंग स्टेशंस के टाइम एक इलेक्टर या फिर वोटर की आइडेंटिटी चेक करी जाती है, फिर उसके लेफ्ट 4 फिंगर पर एक इंडेलिबल इंक अप्लाई करी जाती है और उसके बाद वोटर इज अलाउड टू कास्ट वोट। सो कुछ इस तरह से वोटिंग करवाई जाती है। जब ये वोट्स काउंट करने की बारी आती है तो फिर ये वोट्स काउंट किए जाते हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ द रिटर्निंग ऑफिसर। वोट्स काउंट करने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर विनिंग कैंडिडेट का नाम डिक्लेयर करता है। अब क्योंकि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा इलेक्शंस में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का यूज किया जाता है, तो फिर वो कैंडिडेट जिसके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स होते हैं उसे विनर डिक्लेयर किया जाता है। इसके बाद इलेक्शन कमीशन एक लिस्ट बनाता है सभी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की जिन्होंने अपनी रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन जीता है, और फिर इलेक्शन कमीशन एक नोटिफिकेशन इश्यू करता है फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द हाउस। आफ्टर दिस लोकसभा के केस में प्रेसिडेंट और राज्यसभा के केस में गवर्नर हाउस को कन्वीन करते हैं, और इस तरह से इलेक्शंस का प्रोसेस कंप्लीट होता है। सो दिस वाज इलेक्शंस। आई होप यू लाइक द वीडियो। फॉलो फॉर मोर।